ये सैमसंग A37 गैलेक्सी A37 का बोर्ड है। तो इसमें देखिए काम हुआ है, और काम होने का बाद जिस दुकान भाई ने दिया है उनका बोलना है कि टच अभी पहले टच काम नहीं कर रहा था, और टच को बनाने का बाद अभी सिम काम नहीं कर रहा है। तो 2 बार जैसा रिवॉल्व किए, लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो क्या रिवॉल्व हुआ है क्या नहीं, अब टच का रीसेट वाला लाइन काम नहीं कर रहा है। मैं एक बार आपको GR दिखा देता हूँ रीसेट वाली लाइन पे। ये हो गया 1 2 3, ये देखिए 1 जिसमें GR आ रहा है, ये हो गया 2, इसमें भी आ रहा है 3। ये रीसेट लाइन है, और रीसेट लाइन में कोई GR नहीं है। रीसेट लाइन में कोई GR नहीं है, और बाकी इसमें है। बाकी ये जो सारे लाइन हैं इसमें है, सिर्फ रीसेट वाली लाइन में ही GR नहीं है। तो रीसेट वाली लाइन को हम चेक करेंगे। रीसेट वाली जो लाइन है वो डायरेक्ट CPU से आया हुआ है। मैं बर्नियो में इसका फ़ोटो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो CPU का इसी जगह पे है। तो अभी हम सीधा CPU को पहले बाहर निकालते हैं। CPU किस टाइप का रिवॉल्व हुआ है, कि ऊपर का ग्लू काट के हीट दिया गया है। अभी फेमस चल रहा है कि पहले ऊपर का ग्लू कटिंग करो और हीट दे दो, तो आपका काम बन जाता है। कुछ हीटिंग पाने का बाद तब हर कोई पैक करके सेट दे देता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद वही सेम प्रॉब्लम आता है। ये बोर्ड है हमारा। बेस्ट PCB स्टैंड को निकालना है और उसमें काम करना है। ये है हमारा बेस्ट PCB स्टैंड, जो कि 100 रुपये का PCB स्टैंड है, और उसका पीछे प्लेट दिया गया है, और 100 रुपये का होल्डिंग मार दिया है पूरा। है देखिए, पूरा होल्डिंग मार दिया है। अब ये कम से कम नहीं थे कि आधा किलो 600 ग्राम का वेट हो गया है, बहुत भारी है। PCB स्टैंड में लगाने का टाइम में पहला चीज़ होता है कि कंपोनेंट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। कहीं PCB स्टैंड का चक्कर में मेरा दूसरा कंपोनेंट्स ना प्रॉब्लम आ जाए। तो CPU को निकालने के लिए हमको पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। पहला चीज़, जो काम हुआ है उसको हमको फोकस नहीं करना है, हमको पूरा फ्रेश काम करना है। तो MMC को कवर करेंगे, और MMC का भी ग्लू कटा हुआ है, तो MMC को कवर करना है और इसको निकालना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिम को डाल के क्यों ऑन करके नहीं दिखाया। मैं इसलिए यहाँ पहले GR दिखा दिया, क्योंकि सिम डाल के चेक करने से क्या होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और जो काम करने वाला बंदा रहेगा वो GR को देखने के बाद ही समझ जाएगा। तो सैमसंग का बोर्ड है, वाइट पेस्ट रहता है, इसलिए एक बार इसको अच्छा से पहले ढांप लेते हैं, फिर काम करना है। तो इस टाइप का टेप हम यूज़ करेंगे। ये है पुराना टेप। तो अभी ये IC को पहले रिमूव करेंगे। हो सके अच्छा से क्लीन हुआ है नहीं हुआ है, क्या है क्या नहीं, उसको पूरा डिटेल्स जानेंगे।
तो पहले हमको क्या करना है कि रास्ता बनाना है, 2 कंपोनेंट्स उसको साइड करना है। तो 2 कंपोनेंट्स पहले रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर ग्लू ढंग से कोटिंग नहीं हुआ रहेगा, खाली ऊपर से हीटिंग किया गया होगा, तो हम अगर आईसी को उठाने का कोशिश करेंगे, हो सके उड़ जाएगा या तो प्रिंट डैमेज हो जाएगा। इसलिए कंपोनेंट्स को साइड कर देने से स्क्रैपर डालने के लिए सबसे आसान होगा। ये 2 कंपोनेंट साइड करने के बाद काम बन जाएगा। तो अभी इसको क्या करेंगे कि इधर से स्क्रैपर इन करेंगे। और तो नोज़ल चेंज नहीं किए क्योंकि नोज़ल ये पूरा ओवर हीट होके जाम हो गया है थोड़ा सा। तो अभी क्या है कि काम डायरेक्ट करना है, तो इसलिए डायरेक्ट काम चालू करते हैं। इस नोज़ल में भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमको हीटिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो पहले बीच पे हीट करना है। कोई भी आईसी काम करने का टाइम में पहला काम होता है बीच पे हीटिंग, ताकि बीच का बॉल को प्रॉपर हीट मिले और चारों तरफ फिर राउंड राउंड करना है। अभी ये पुराना रिवॉल्व हुआ है या नहीं, कुछ इसे कंफर्म मालूम नहीं है। क्योंकि अगर रिवॉल्व हुआ रहता तो मान लीजिए कि ये 183 साइड से देखिए मेल्ट हो रहा है। ये 183 हीटिंग से प्लेट निकाला गया है, मेल्ट हो रहा है। तो अभी मेरा स्क्रैपर जो है इन हो जाता है। तो जितना मेरा डाउट है रिवॉल्व नहीं हुआ है, साइड से खाली ग्लू कट हुआ है। ये सिर्फ बाहर से ग्लू कट हुआ है, अंदर से लेकिन
कुछ काम नहीं किया गया है जैसा लग रहा है, स्क्रैपर जैसे इन हो रहा है। ये देखिए यहाँ का एक रजिस्टर है, ये सबको फोकस रखना है, नहीं तो डैमेज होने का चांस रहता है। सेट आप कंप्लीट कर लेंगे लेकिन बनेगा नहीं। ये देखिए सिर्फ सेट को हीटिंग दिया गया है और साइड से ग्लू कट करके कस्टमर से पैसा ले लिया जाता है। बस इस टाइप का होता है आजकल काम। लेकिन ग्लू जो हो जैसे को वैसे ही है। देखिए उनका टच काम नहीं कर रहा था तो हीट दे दिए हैं, हीट देने के बाद काम बन गया, लेकिन उसका बाद सीम का प्रॉब्लम आ गया। तो इसको क्लीन भी करना है और ट्रैक भी चेक करना है, कहाँ पे दिक्कत है क्या है, पूरा डिटेल्स काम करना है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर ग्लू कट हुआ है बोल के अगर लो टेम्परेचर में काम करेंगे तो दिक्कत आ जाता है। तो जाऊँगी लेकिन ये नहीं कितनी लेंगे क्या यदि किसी नहीं है तो बंगा बेटी खर्चा नहीं होगा। पहला काम होता है कंपोनेंट्स को सेटिंग, क्योंकि कंपोनेंट्स आप अगर सेट कर देंगे तो आप मान लीजिए कि सेट जब आप ऑन करेंगे ना तब आपका सेट ऑन हो जाएगा, क्योंकि बाद में अगर आप भूल गए तो मुश्किल। और कंपोनेंट्स को सेट के लिए सबसे मेन चीज़ होता है 183 का थोड़ा सा पीपीडी आप यूज़ कर लीजिए और पीपीडी को एक प्लेट में रखे रहिए और उसको यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट है। और जो भी कंपोनेंट्स आप बाहर निकालते हैं उसको लगाने का बाद जब आईसी बैठाएंगे उसका बाद उसी पे पहले जीआर चेक करो। क्योंकि एक एक बार क्या होता है ग्लू इस टाइप का चिपक के रहता है कि वही कंपोनेंट्स में ही रहेगा और आप चारों तरफ चेक करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। और ये ग्राउंड जगह में आप अगर कंपोनेंट्स चिपका देते हैं तो क्या होता है कि आपका कंपोनेंट्स कहीं नहीं भागेगा, काम बन जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आपस में जुड़ गए हैं, तो उनको अलग करना है। तो पहला कंपोनेंट्स का काम ख़त्म हो गया। अभी पैड को क्लीन करते हैं। क्लीन करके फिर आगे का काम को चेक करना है। तो बोर्ड भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अभी इसको रोजिन से पहले क्लीन करेंगे। जो पुराना बॉल है पहले उसको हटाएंगे। डिसोल्डरिंग वायर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कंपनी का यूज़ करने किए हैं और उनको सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा है, तो इसका यूज़ कीजिए, गॉड क्विक का, और इसका ओरिजिनल वाला यूज़ कीजिए। फिर आपको जो मज़ा आएगा, आप बोलेंगे कि मैं बड़ा सा बड़ा कंपनी छोड़ दूंगा और सिर्फ इसी को यूज़ करूंगा। यहाँ से एक मेन ज़रूरी चीज़ बोल देता हूँ। इस टाइप का आप जो रखे रहेंगे पीपीडी, एक्स्ट्रा पीपीडी, उस पर आप पहले ड्रॉप कर लीजिए डिसोल्डरिंग वायर को, अच्छा से ड्रॉप कर लीजिए उस पर। और उस पर ड्रॉप करने का बाद फिर आप सैमसंग मोबाइल में वाइट पेस्टेड में खास करके फिर आप इसमें थोड़ा सा रोजिन दीजिए। ये हो गया। फिर थोड़ा सा जो पीपीडी है आयरन पे लीजिए
और आयरन पे उसको अच्छा से पहले मेल्ट कर लीजिए। ये देखिए इस टाइप का बॉल बना लीजिए, फिर आप इसको चारों तरफ फैलाइए। पहले एक जगह हीट कीजिए अच्छा से, एक जगह हीट होना बहुत ज़रूरी है। जो पुराना बॉल है पहले उसको मैक्सिमम जो है क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए इस साइड में टच हुआ है, मतलब उस साइड में शॉर्ट हो गया है। तो वो सब चीज़ जो है अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है वो नहीं बनेगा। सिर्फ डुअल डेकर का जो काम है उसको करने से नहीं होता है। डुअल डेकर का काम को करने के लिए भी इसी टाइप का फोकस करना पड़ता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चारों तरफ जो फोकस कर पाएगा वो इस सब काम में जल्दी सक्सेस मिल जाता है। किसी भी स्टैंड को आराम से घुमा घुमा के काम करना है। देखिए जो पुराना बॉल है वो भी खाली हो गया और रोजिन जो है चारों तरफ पूरा फैल गया। अब डिसोल्डरिंग वायर आराम से हम चला भी सकते हैं और जो वाइट पेस्ट है वो तो पूरा ही पूरा क्लीन जो भी है आईसी से है थोड़ा मोड़ा। और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, उसको भी कर देते हैं क्लियर। ये देखिए हो गया क्लियर। अब इस पे डिसोल्डरिंग वायर यूज़ करेंगे। और डिसोल्डरिंग वायर यूज़ करने का टाइम में पहला चीज़ है उसको घिसना नहीं है, एक जगह परफेक्ट रखिए, हीट होने दीजिए। ये हीट हो गया तब उसको आयरन से ही आगे पीछे करना है, हाथ से उसको ज़ोर से खींचना नहीं है और ज़्यादा उस पर यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जो यूवी होता है वो निकल जाता है। और डिसोल्डरिंग वायर बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 बार चलाने को कोशिश कीजिए। अगर एक बार में आपका हो जा रहा है तो और बढ़िया है, नहीं तो 2 बार से और ज़्यादा मत चलाइए। जैसे मैं अभी एक बार यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसको मैं क्लीन करूँगा। क्लीन करने का बाद मैं चेक करूँगा कहीं पे मेरे को अगर कुछ दिक्कत आया तो और एक बार मैं यूज़ करूँगा, ताकि वन टाइम मेरा रिवॉल्व करने के बाद आईसी जो है पूरा प्रॉपर बैठ जाए।
अब ये पूरा क्लीन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले ये जो टैप है इसको अभी रहने दें, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर बाद में एक बार उसको हटा के फिर चेक करेंगे। और क्लीन करने का टाइम में ज़्यादा मेन चीज़ होता है, आप इस टाइप का कटन यूज़ करें। कटन में क्या होता है कि आपका जो ग्लू है वही सिर्फ आएगा और बाकी कोई चीज़ डैमेज नहीं करेगा। ब्रश जो मारेंगे हम सिर्फ कपड़ा में मारेंगे। देखिए, हर बार आईसी का काम करने का टाइम में मैं क्लियरली यही चीज़ समझाने को कोशिश करता हूँ ताकि हर कोई का काम अच्छा हो। नहीं तो हम अगर बिना बता के अगर काम करने जाए तो यही काम है जो कि 25 से 30 मिनट का अंदर में आईसी खोल के क्लीन करके रिवॉल्व करके हो जाता है। कभी कभार थोड़ा सा दिक्कत रहता है तो 40-45 मिनट चल जाता है, नहीं तो हो जाता है क्लियर। लेकिन इसलिए समझाते हैं, हर बार हमारा वीडियो को कोई पुराना ही तो दिखेगा नहीं, कोई नया लड़का भी देखता है तो उसको भी समझ में आए कि रिवॉल्व कैसे होता है। और अभी इसको क्लीन करने के बाद हम पहले चेक करेंगे कहीं मेरा ट्रैक कटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि पूरा सूखा हुआ ड्राई प्रेस रहेगा तो आप चेक करेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। अभी एक ट्रेंड चला हुआ है मोबाइल रिपेयरिंग में, आप अगर कहीं भी आईसी में प्रॉब्लम होगा रिजॉल्व करने से अगर सॉल्व हो जाता है तो वो लोग पहले क्या करते हैं कि आईसी को पहले हीटिंग करते हैं, हल्का जैसे पूरा नॉन पेस्टेड में किया जाता था उसी तरह हीट कर देते हैं कम टेम्परेचर में। और जो पेस्ट रहता है अगर थोड़ा सा चिपक गया तो सेट ऑन हो गया तो दे देते हैं। तो इसी टाइप का इसमें काम किया गया था। अभी कुछ कुछ बॉल थोड़ा सा बड़ा छोटा है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेन होता है कि हम थोड़ा सा लिक्विड दें और चेक करें कि कोई बॉल हमारा डिस्कनेक्ट तो नहीं है। कोई लाइन आईसी निकालने के बाद डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है। ये तो एनसी पॉइंट है जो कि निकला हुआ है। और अभी जो सिम वर्क नहीं कर रहा था उसका जो है यही लाइन में है, यही लाइन पे है। कोई ट्रैक डैमेज नहीं है, पूरा क्लीन है, कोई ट्रैक डैमेज नहीं है। जब हम आईसी को बैठाएंगे तो इसको और एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। और अभी थोड़ा सा हल्का हीट में हम कुछ ग्लू है उसको हटा देते हैं। क्योंकि बॉल बैठाने का टाइम में सॉरी आईसी बैठाने का टाइम में क्या होता है कि जो हल्का ग्लू रहेगा वो ग्लू क्या होगा कि आपको बैठाने का टाइम में दिक्कत करेगा, वो हीट होगा तो आगे आ जाएगा।
और अभी जो मेरा टेम्परेचर है 250 का टेम्परेचर है। ये देखिए, इसको हम सोल्ड किए थे लेकिन ये निकल गया फिर। सैमसंग मोबाइल में ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका जो कंपोनेंट्स है, आप सोचेंगे कि मेरा कंपोनेंट्स लगा हुआ है, लेकिन नहीं, ये ग्लू से चिपक जाता है। इसीलिए सैमसंग मोबाइल काम करने का टाइम में मेन चीज़ होता है कि आपको एक फ़ोटो उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कंपोनेंट्स कहीं गुम हो जाए तो आप क्या था आप पता लगा सकते हैं। जिसका पास बर्नियो है तो अलग बात है, और बर्नियो में हर कंपोनेंट्स का भी नंबर दिया नहीं रहता है ना। ये देखिए, जो कंपोनेंट्स है ये किस तरह ग्लू में पूरा डूबा हुआ है। अगर इस कंपोनेंट्स को हम यहाँ लगाएंगे तो कभी वो काम ही नहीं करेगा ढंग से। इसलिए पहले ही मैं बोल दिया, जो भी कंपोनेंट्स आप उठा रहे हैं या जो भी कंपोनेंट्स हिला हुआ है सैमसंग मोबाइल में आप काम कर रहे हैं, और जो भी कंपोनेंट्स हिला हुआ है, पहला काम बनता है आप वो कंपोनेंट्स को लगाओ, और आईसी बैठाने के बाद अगर वर्क करे या ना करे, पहले वही कंपोनेंट्स में जीआर लो। देखिए, काम करना अलग चीज़ है और नीट एंड क्लीन काम करना वो एक अलग चीज़ है। नीट एंड क्लीन काम करना इसलिए अलग चीज़ है, नीट एंड क्लीन में क्या है कि आपको काम कंप्लीट करके ना कस्टमर को देना है, उसको बोलेंगे नीट एंड क्लीन काम। अब ये बैठा नहीं है, इसको हीटिंग करके बैठाना पड़ेगा। सिर्फ एक साइड का मैं टच किया हूँ। ये देखिए,
ये 1 2 3 4 5 इसका मेरे को GR लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं GR नहीं लेता हूँ तो यही कंपोनेंट सेट ओके रहेगा तब भी मेरे को दिक्कत करेगा। IC जहाँ बैठेगा उस साइड का बाउंड्री को पूरा क्लियर। ये एक छोटा सा फॉल्ट है, जैसे कि डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि हाँ वहाँ पे GR नहीं आ रहा है, तो हम इसको काम करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आपका अगर रिवॉल्व क्लियर है, सब सही है, लेकिन स्किल में प्रॉब्लम है। अब रिवॉल्व सही है तो स्किल सही है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, प्रॉब्लम यही है जैसे ये जो कंपोनेंट्स बाहर निकल जाता है, उसको अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे ये ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन का साथ एक कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, तो वो फिर रजिस्टर है। कैपेसिटर होने से अलग चीज़ है, और फिर रजिस्टर है। तो मान लीजिए उस जगह पे आप अगर काम कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर ग्राउंड में है, वो कुछ ना कुछ काम का चीज़ है, सेट ऑन नहीं होगा। जब IC बैठाएंगे तो एक बार 183 का PPD को एक बार यहाँ पे सरफेस में अच्छा से घुमा के क्लीन करेंगे डिसोल्डरिंग वायर का ज़रिया से। तब क्या होगा, कहीं और कोई बॉल अगर मेरा ड्राई रहेगा, कुछ रहेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप कभी भी अगर लगाते हैं, आप कभी भी IC लगाते हैं तो आपका बोर्ड कभी वन टाइम में ही फाइनल, और दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये IC का जो मेरा सरफेस है वो पूरा मस्त क्लियर है। अभी इसको मैं इसलिए क्लीन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं IC रिवॉल्व करने के बाद इसको अगर क्लीन करके डायरेक्ट बैठाऊंगा तो मेरा फ़ायदा है, और अभी से अगर कर दे रहा हूँ, इनकेस किसी भी कारण मैं आज नहीं कर पाया काम, तो क्या होगा कि बोर्ड जो है वो बहुत जल्द फंगस पकड़ लेता है, या तो कहीं इसी से थोड़ा सा डस्ट लग गया तो काम मेरा अच्छा से नहीं हो पाएगा। मल्टीमीटर में हम पहले चेक कर लेते हैं जो जो कंपोनेंट्स निकला था उसका GR वगैरह क्या है। ये ग्राउंड है, अटैच है, ये सही है, ये ग्राउंड ये यहाँ से है और इसका भी GR आ रहा है, ये ग्राउंड तो इसका जो GR है पहले लेना इसलिए ज़रूरी है, और इसका बिट मैप पे भी हम चेक कर लेंगे। ये तो ग्राउंड लाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए GR नहीं है, और ये भी GR नहीं है, और यहाँ पे GR है, ये GR नहीं है इसमें। तो ये लाइन और कहीं गया है क्या, और ये कंपोनेंट्स था, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इसको करने का रीज़न यही है कि डुअल डेकर हो चाहे नॉन पेस्टेड हो चाहे पेस्टेड हो, कोई कंपोनेंट्स आपका अगर हिल गया है, आप उसको अगर चेक कर लेते हैं तो क्या होता है कि
आप जब भी आईसी को बैठाएंगे तो 1 टाइम आपको सक्सेस रिपोर्ट मिलेगा। ये हो गया, लेकिन ये 2 GR नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं ये आईसी से कनेक्ट है क्या। इसको बजर मोड करते हैं और पहले यहाँ पे चेक करते हैं। ये 2 लाइन टच है और ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं आईसी पे या तो AIC या तो CPU, दोनों से किसी में टच है। तो हम सीधा सीधी बिटमैप पे इसको चेक करेंगे। तो इसको हम सीधा सीधी बिटमैप पे चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा, तब हमारा सब काम कंप्लीट होगा। सिर्फ एक काम होगा, आईसी रिवॉल्व करो, पेड को क्लीन करो और बैठाओ। तो पेड क्लीन करने का टाइम में मेरा कोई भी यूवी लगेगा नहीं। एक जगह थोड़ा सा डाउट है लेकिन वो चलेगा। तो अभी ये 2 काम है और बाकी आईसी को रिवॉल्व करने का काम है।